एक गांव में भागवत कथा चल रही थी और उसी गांव में एक दलित परिवार होता है और शाम का वक्त होता है और सभी परिवार के लोग खाना खा रहे होते हैं। जैसे ही सभी परिवार के लोग खाना खा के बैठ जाते हैं तभी उसी परिवार की एक लड़की होती है और वो कहती है कि बाबा मैं भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तभी उनके घर वाले कहते हैं ठीक है बेटा, अगर तुम्हें भागवत कथा सुनने जाना है तो जाओ, चली जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। अब शायद उस लड़की को ये नहीं पता था कि जिस घर से वो कदम निकाल रही है वो कभी वापस उस घर पर नहीं आ पाएगी। न ही उनके घर वालों को ये पता था कि जो आज हमारी लड़की घर से जा रही है शायद कभी वापस नहीं आएगी। और वो लड़की भागवत कथा सुनने चली जाती है और उसके माँ बाप 11 बजे रात तक इंतजार करते रहते हैं। जब वो लड़की नहीं आती है तो माँ बाप को नींद आ जाती है और वो सो जाते हैं। जब सुबह सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि उनकी बेटी वापस घर नहीं आई। तभी उन्हें फिक्र होती है और ढूंढने लगते हैं और फिर पुलिस के पास भी जाते हैं, लेकिन पुलिस का ढीला रवैया देखकर वो स्तब्ध रह जाते हैं और उन्हें काफी तकलीफ होती है क्योंकि पुलिस भी उनके साथ हीला हवाली करती है और उनको बेटी तो नहीं मिलती, लेकिन 1-2 दिन बाद उस बेटी की लाश जरूर मिलती है। और जैसी इस खबर को लोग सुनते हैं तो लोग तड़प उठते हैं क्योंकि इस बेटी की बड़ी ही दरिंदगी से हत्या की गई थी। तो आइए जानते हैं पूरे मामले को विस्तार से। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो है उत्तर प्रदेश के अयोध्या की। उसी अयोध्या कोतवाली का एक चौकी लगती है आदर्श नगर, और उसी आदर्श नगर चौकी से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है। उस गांव का नाम है सहनवा। तारीख होती है 1 फरवरी 2025 और एक नहर के किनारे एक छोटा सा नाला होता है और उस पर एक दलित युवती की डेड बॉडी मिलती है। उसके साथ में बर्बरता की गई थी कि पूरी बॉडी से खून का रिसाव चल रहा था और उसके आंखों पर भी चोट थी और उसके प्राइवेट पार्ट पर भी चोट थी और उस डेड बॉडी के हाथ और पैर बंधे हुए थे और हाथ और पैर भी तोड़ दिए गए थे। ऐसा भयानक मंजर देखकर वहां पर देखने गई हुई 2 बहनें देखकर बेहोश हो जाती हैं और इस घटना की जब खबर पुलिस को दी जाती है तो पुलिस मौके वारदात पर आ जाती है और ये खबर आग की तरह पूरे क्षेत्र पर फैल जाती है। वहां पर मीडिया भी पहुंच जाती है। जब मीडिया उनके घर वालों से बात करती है, उनके पिता से बात करती है, तो उस पिता का रो रो कर बुरा हाल होता है और वो कहता है दरअसल 30 जनवरी की रात हम लोग खाना खाकर सभी लोग बैठे हुए थे और घर से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर भागवत कथा चल रही थी। और जब हम लोग खाना खा चुके तो मेरी बेटी, जिसकी उम्र लगभग 22 साल होती है, वो कहती है कि बाबा मैं भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तभी हम लोग उसको जाने के लिए हाँ कर देते हैं और उससे कहते हैं कि बेटी जल्दी आ जाना, और हम 11 बजे तक बेटी का इंतजार करते हैं और उस टाइम फिर हमारी आंख लग जाती है, हम सो जाते हैं। लेकिन जब सुबह सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि बेटी घर पर नहीं है। तो मैं और मेरे बेटे अपनी बेटी को तलाशना शुरू कर देते हैं। हमें लगा कि शायद यहीं कहीं होगी, लेकिन जब हम पूरे मोहल्ले पड़ोस में ढूंढते हैं तो हमारी बेटी कहीं नजर नहीं आती। इसलिए फिर हम 11 बजे जाकर आदर्श नगर चौकी जाते हैं और पुलिस से शिकायत करते हैं कि हमारी बेटी रात में भागवत कथा सुनने गई थी और जिसके बाद से वो लापता है, घर नहीं आई। तभी पुलिस हमें टालने की कोशिश करती है और कहती है कि जाकर वहीं देखो, मोहल्ले पड़ोस में गांव में जाकर देखो, शायद वहीं कहीं होगी। और इस वक्त कुंभ चल रहा है और कुंभ से लोग अयोध्या भी दर्शन करने आ रहे हैं, इसीलिए पूरा फोर्स यहाँ लगा हुआ है और अपने हिसाब से अपनी बेटी को तलाश करो। और फिर परिवार वाले लोग वापस घर आ जाते हैं और वहीं पर परिवार के लोग बताते हैं कि लगभग 1 और 2 के बीच में कुछ पुलिस वाले आते हैं चौकी से
और वहीं पर बैठ जाते हैं और वहीं के मोहल्ले के लोगों से कुछ पूछताछ करते हैं। लेकिन घर वालों को चैन नहीं पड़ रही थी क्योंकि उनकी जवान बेटी खोई हुई थी। इसीलिए घर के लोग फिर ढूंढने निकल जाते हैं और ढूंढते ढूंढते घर से बाहर खेतों की तरफ जब जाते हैं तो खेत के पास घर से लगभग 700 मीटर की दूरी पर एक खेत होता है। वहां पर कुछ कपड़े पड़े होते हैं जो कि बुरी तरीके से फटे हुए होते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनको चाकुओं से फाड़ा गया हो, क्योंकि वो कपड़े किसी और के नहीं थे, उसी लड़की के कपड़े थे जो लापता हुई थी। और भाई अपने बहन के कपड़ों को पहचान लेता है और फिर इधर उधर और देखने की कोशिश करता है कि बहन के कपड़े जब यहाँ आए तो हो न हो बहन भी आसपास ही होगी। और कुछ ही दूर आगे जाते हैं तो वहां पर एक स्कूल होता है और स्कूल के एक कमरे पे जब वो जाता है भाई तो देखता है कि वहां पर बालू पड़ी हुई है और बालू के ऊपर एक बोरी पड़ी हुई है और उस बोरी पर खून के धब्बे होते हैं। तभी उसे कुछ आशंका होती है और उसका माथा टनकता है और उसको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी बहन के साथ कोई ना कोई हादसा जरूर हुआ है। तभी वहां से भाई जो है डायल 112 को सूचना देते हैं, जिससे मौके पर पीसीआर पहुंच जाती है और उसको मौके वारदात पर जब चीजें दिखाई जाती हैं, एक दरोगा जी होते हैं, तो दरोगा जी को भी शंका होती है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई हादसा जरूर हुआ है। तभी जो कुछ गांव के लोग होते हैं, कुछ पुलिस के लोग होते हैं, दरोगा जी कहते हैं कि सभी लोग चारों तरफ फैल जाओ और उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करो। और सभी गांव के लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़की कहीं नहीं मिलती। और तभी दरोगा जी लड़की के भाई से कहता है कि ये जो तुम्हारे बहन के जो कपड़े मिले हैं इनको एक पॉलीथीन में डाल लो। तभी भाई साफ इनकार कर देता है कि बहन के कपड़े मैं नहीं डालूंगा और ये तुम्हारा काम है, तुम कार्रवाई करो। और इसी तरह ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है, लेकिन बहन का कहीं अता पता नहीं होता। और इसके बाद में फिर रात में परिवार के लोग अयोध्या कोतवाली जाते हैं, तब जाकर वहां पर इनकी एफआईआर लिखी जाती है। और एफआईआर लिखने के बाद में फिर ये सुबह हो जाती है, यानी कि 30 तारीख को लड़की लापता हुई थी और 31 जनवरी भी निकल जाती है, लड़की नहीं मिलती। फिर अगले दिन यानी कि 1 फरवरी को फिर घर के लोग उसको ढूंढना तलाश करते हैं और तकरीबन गांव और मोहल्ले के अलग अलग लोग अलग अलग जगह पर ढूंढ रहे होते हैं। और एक टीम होती है जो कि 5 लोगों की टीम बनती है और उसमें लड़की का भाई होता है, लड़की के बहनोई होते हैं और कुछ गांव के लोग होते हैं और उसी दिशा में ढूंढने लगते हैं जिस तरफ उस लड़की के कपड़े मिले थे। और ढूंढते ढूंढते एक नाला आता है। जैसे उस नाले के पास लड़की का बहनोई पहुंचता है तो देखता है कि लड़की नाले में पड़ी हुई है और उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और रस्सी एक पेड़ से लटकी हुई है। और जैसे ही वो देखता है तो वो पहचान जाता है कि ये तो डेड बॉडी मेरी साली की ही है। तभी वो आवाज लगाता है बाकी लोगों पर। तभी सब 5 लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और जिसमें एक छोटा भाई भी होता है। जैसे ही छोटा भाई की नजर अपनी बहन पर पड़ती है वो चेहरा घुमा लेता है, क्योंकि उस डेड बॉडी की हालत इतनी बुरी थी कि उसके जगह जगह पूरे जिस्म पर चोट के निशान थे और खून का रिसाव हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी बॉडी को नोचा गया हो और उसके आंखों से भी ब्लड बह रहा था, आंखों पर भी चोट थी और प्राइवेट पार्ट से भी उसके ब्लड निकल रहा था और लड़की के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। ये सब भाई नहीं देख पाया और चेहरा घुमा लेता है। उसी दौरान लड़की के दूसरे भाई को भी बुलाया जाता है, तो वहां पर बड़े भाई ने उस लड़की को देख नहीं पाता और कहता है कि मैं इस हालत में अपनी बहन को नहीं देख पाऊंगा और इसीलिए वो वहां पर नहीं जाता। फिर वहां से डायल 112 नंबर डायल किया जाता है और फिर मौके पर पुलिस पहुंचती है और इसके बाद में और तमाम अधिकारी पहुंचते हैं और लड़की की डेड बॉडी को पंचनामा भर के वहां से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और मौके पर जितने लोग आते हैं उनसे पूछताछ की जाती है, तो पता चलता है कि 5 लोगों का ग्रुप था जो लड़की को ढूंढ रहा था और इन्हीं को ये डेड बॉडी मिली थी। इसके बाद में मामला काफी हाई प्रोफाइल हो जाता है और मामला राजनीतिक मोड़ ले लेता है और सभी पार्टियों के नेता भी इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने लगते हैं। वहीं पर अयोध्या से बने सांसद समाजवादी पार्टी के वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही फपक फपक कर रोने लगते हैं और कहते हैं कि ऐसी
सांसदी का क्या फायदा जो हम अपनी दलित बेटी को इंसाफ भी न दिला पाए। हमारी बेटी को न्याय नहीं मिला तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आप लड़ाई लड़ेंगे, लड़ाई को आप लड़ेंगे, न्याय दिलाना। आप तो हर लड़ाई को लड़ते हैं, लड़ना है, परिवार को न्याय दिलाना है, दोषियों को फांसी दिलानी है, इस्तीफा नहीं देना है आपको। वहीं पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी जी कहते हैं कि ये घड़ियालू आंसू हैं और ये राजनीति कर रहे हैं। और वहीं पर तमाम पार्टी के मंत्री भी पहुंचते हैं और पीड़ित परिवार को सांत्वना भी देते हैं। और बाद में फिर 3 लोग पकड़े जाते हैं और तीनों आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि पुलिस ने तकरीबन 7 टीमें बनाते हैं और जिससे 3 आरोपी पकड़े जाते हैं, जिसमें एक आरोपी का नाम होता है हरिराम कोरी और दूसरे आरोपी का नाम होता है विजय साहू और तीसरे आरोपी का नाम होता है दिग्विजय सिंह। ये तीनों आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में इनको पेश किया है और कोर्ट से अपील की है रिमांड में लेने की। और वहीं के एसएसपी ने दावा किया है कि जल्द से जल्द हम और भी सारे सबूतों को इकट्ठा कर लेंगे और इनको सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। 31/1/2025 को चौकी क्षेत्र दर्शन नगर में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें वादी द्वारा बताया गया था कि 30 तारीख की रात्रि में जब वह अपनी बहन के साथ सोई थी, सुबह उठने पर उसके द्वारा देखा गया कि उसकी बहन साथ में नहीं है। तो काल शिकायत प्राप्त होते ही मुकदमा पंजीकृत कर इसमें 2 टीमों का गठन किया गया था। दिनांक 1 तारीख को एक शव बरामद हुआ था जिसकी पहचान उनके रूप में हुई थी। इसके क्रम में पुलिस के द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया। जैसा कि आप लोगों को पूर्व में बताया गया था, घटनास्थल को देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि घटनास्थल वह स्थान नहीं है जहां पे हत्या की घटना को कारित किया गया, अपितु शव को वहां पे ला करके रखा गया ताकि पुलिस को भ्रमित किया जा सके और गुमराह किया जा सके। इसके क्रम में पुलिस के द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया था, जिनके अथक प्रयास से विभिन्न तरीके के वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन, सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से अंततः केस का सफल अनावरण किया गया है और 3 आरोपी हरिराम कोरी, विजय साहू और दिग्विजय सिंह तीनों को गिरफ्तार कर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तीनों आरोपियों के द्वारा अपना जुर्म में स्वीकारोक्ति कबूल की गई है और उनके बयान के आधार पर, अन्य चीजों के आधार पर हमारे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई जारी है। तो ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना है और आप लोगों को जागरूक करना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और आप ये भी बताएं कि ये वीडियो मेरा कहाँ से देख रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।